गाइड पिरामिड भाई, आज इसके बारे में हमने फर्दर बात करनी। फूड गाइड पिरामिड जो है ये 1992 में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने प्रेजेंट की थी। और इसमें जो डिफरेंट फूड ग्रुप्स थे उनको डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी इनको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया था। और फूड गाइड पिरामिड की जो बेस थी इसमें कार्बोहाइड्रेट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इसको मद्देनजर रखते हुए जितनी भी सीरियल और सीरियल से बनी हुई प्रोडक्ट्स हैं उनको बेस में जगह दी गई थी और इसके लिए 6 to 11 सर्विंग्स जो है ना ये सजेस्ट की गई थी। इसी तरह इसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को प्लेस दी गई और फिर डेयरी और मीट और लास्ट में जो है वो एपिक्स में फैट्स ऑयल्स एंड स्वीट्स को रखा गया और इनके लिए कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन जो है वो सजेस्ट नहीं की गई। हाँ, इनको ये कहा गया कि इनको कभी कभार आप जो है वो जरूर यूज कर लें। और इसकी रीजन क्या थी कि ये फैट्स और शुगर्स जो हैं ये स्पेशली एडेड फॉर्म में डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं स्पेशली प्रोसेस्ड फूड जो हैं उनके अंदर एग्जिस्ट करती है। तो बात हम करेंगे कंट्रोवर्सीज की कि 1992 में देखें तो ये बड़ी अच्छी अप्रोच लगती थी कि इस तरीके से कोई भी इंडिविजुअल अपनी डाइट को बैलेंस कर सकता है कि वो डिफरेंट फूड ग्रुप्स को भी स्वैप करेगा और क्वांटिटी वाइज भी जितनी इसमें सजेशंस हैं अगर उनको फॉलो किया जाता है तो ये उस दौर के हिसाब से 1992 के हिसाब से जो है वो बड़ी बेहतर चीजें नजर आ रही थी। और इट वाज सपोज्ड के जी ऑप्टिमम हेल्थ जो है ना वो अचीव हम कर सकते हैं अगर हम इसको फॉलो करें। लेकिन वक्त के साथ साथ बाद में देखा गया न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स ने स्पेशली इस चीज को देखा कि इसमें जो चीजें प्रेजेंट की गई हैं उनके पीछे कोई एविडेंस बेस्ड रिसर्च जो है ना वो नजर नहीं आती। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूएसडीए स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो फूड गाइड पिरामिड जो है ये बेसिकली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में प्रेजेंट की थी। और इसका जो डिपार्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है ना वो ये हो सकता है कि टू मेक यूटिलाइजेशन ऑफ एवरी क्रॉप प्रोड्यूस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि वहां पे जो भी क्रॉप्स पैदा होती है उनको यूटिलाइजेशन वाली साइड पे लेके आना ताकि फार्मिंग कम्युनिटी जो है ना वो अपनी प्रोडक्शन साइकिल जो है ना उसको मेंटेन रख सके। तो यहाँ पे हाँ एडेड बेनिफिट जो हमें नजर आ रहा है कि जब हम वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स को स्वैप करते हैं डेली डाइट के तौर पे तो उनका डेफिनेटली हेल्थ के ऊपर जो है वो बेनिफिट नजर आता है, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स इसमें ऐसी हैं कि जो एनर्जी का काम करती हैं। इसमें ऐसी कमोडिटीज भी शामिल हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर हेल्प आउट कर सकती हैं। और इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की फार्म में वाइटामिन्स और मिनरल्स का भी सोर्स हो सकती हैं। तो अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो न्यूट्रिशनिस्ट और साइंटिस्ट ने जो है ना वो बाद में आइडेंटिफाई किए कि इस पिरामिड के अंदर ये चीजें ठीक नहीं है। तो नंबर वन, सर्टेन डाइटरी चॉइसेस दैट हैव बीन लिंक्ड टू हार्ट डिजीजेस such as 3 cups of whole milk and 230 grams serving of hamburger daily were technically permitted under this pyramid। तो इसमें चूंकि 3 सर्विंग्स कहा गया है कि दूध या दूध से बनी हुई चीजें जो है वो आप यूज कर सकते हैं और इसी तरह मीट के बारे में भी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो बाद में देखा गया कि इस तरह की जो क्वांटिटी है ना ये इतनी कंजम्पशन अगर हम दूध की करते हैं स्पेशली जिसमें सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, या इसी तरह हैम बर्गर जो कह लेंगे मीट प्रोडक्ट है उसमें भी कह लेंगे सैचुरेटेड फैट जो है उसका एलिमेंट ज्यादा है। तो ये चीजें स्पेशली जो हार्ट पेशेंट्स है ना उनके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो इस हवाले से पहला ऑब्जेक्शन जो है ना वो ये सामने आया कि इसमें जो डाइटरी चॉइसेस है ना वो कुछ ऑब्जेक्शनेबल है, स्पेसिफिकली कुछ लोगों के अंदर जिनको हेल्थ इश्यूज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे ये ऑब्जेक्शन किया गया कि इसमें प्रोटीन ग्रुप की बात की गई है, जबकि प्रोटीन ग्रुप में
एनिमल सोर्स से भी चीजें बिलोंग करती हैं और प्लांट सोर्सेज से भी, जैसे बीन्स हैं, नट्स हैं, ये भी शामिल हैं। तो एनिमल वर्सेस प्लांट प्रोटीन को जब हम कंपेयर करते हैं तो दोनों में हमें डिफरेंस नजर आता है। ठीक है, अमाइनो एसिड वाइज, एसेंशियल अमाइनो एसिड वाइज अगर हम देखें तो इनमें वाज़ेह डिफरेंस नजर आता है, जबकि पायरामिड जो है ना वो इनमें डिस्टिंक्शन का करने में कामयाब नजर नहीं आती। देयर इज नो डिफरेंशिएशन विद इन द प्रोटीन रिच ग्रुप्स। थर्ड नंबर पे अगर देखा जाए तो एलिगेशन ये लगाया जाता है कि सम ऑफ द रिकमेंडेड क्वांटिटीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इन ओल्ड pyramid have also come under criticism for lack of clarity। यानी कुछ चीजें जो है ना उनको समझा जाता है कि क्लियर फॉर्म में वहां से मैसेज नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, पायरामिड में ये कहा गया है कि 2 से 3 सर्विंग्स जो है ना वो प्रोटीन रिच ग्रुप से होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें इस तरह का मैसेज होना चाहिए था कि ये मैक्सिमम साइड है, यानी मैक्सिमम जो है ना वो 2 से 3 सर्विंग्स जो है ना वो आप प्रोटीन रिच ग्रुप से ले सकते हैं। वर्ड नहीं यूज किया, लिमिट नहीं इसको किया गया। इसी तरह पायरामिड रिकमेंड्स 2 to 4 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स, बट दिस इज इंटेंडेड टू बी मिनिमम, क्योंकि फ्रूट्स वेजिटेबल्स के हेल्थ बेनिफिट्स ज्यादा हैं, तो इसलिए जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं वो कहते हैं कि भाई इसमें वर्ड जो है ना वो आना चाहिए था कि मिनिमम 2 से 4 सर्विंग्स फ्रूट्स की जरूर लें, जबकि मैक्सिमम जो है ना इसमें वो गुंजाइश रहनी चाहिए थी कि कोई 5 खा ले या 6 सर्विंग्स ले ले, ताकि उसको उसी हिसाब से ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकें। इसके बाद फैट ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसको बिल्कुल चोटी पे रख दिया गया, एपिक्स पे, टिप ऑफ द पिरामिड, और इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई कि इनको इतना कम खाएं जितना पॉसिबल है। ठीक है, जबकि मॉडर्न रिसर्च ये कहती है कि फैट्स एंड ऑयल्स जो हैं ये बैलेंस डाइट का एक एसेंशियल कंपोनेंट है, और फैट्स एंड ऑयल्स में स्पेशली हम क्वालिटी फैट्स को जो है वो रिकमेंडेशन के अंदर लाते हैं कि हमें अपनी डाइटरी एनर्जी का कुछ प्रोपोर्शन जो है वो फैट्स एंड ऑयल से भी हासिल करना चाहिए। अगर हम इनका इनटेक डिस्टर्ब करते हैं तो अल्टीमेटली बहुत सारे एसेंशियल फैटी एसिड वो बॉडी में नहीं पहुंच सकेंगे, और इसी तरह इनके साथ जो चीजें एसोसिएटेड होती हैं स्पेशली फैट सॉल्युबल विटामिन्स, उनकी बॉडी में कमी होने के चांसेस पैदा हो जाते हैं। तो इस पिरामिड को अगर हम अज्यूम करें तो एक बंदा ये सोच सकता है कि भाई फैट नहीं खानी चाहिए, क्यों नहीं खानी चाहिए, कि इससे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और वो इस चीज को इग्नोर कर देगा कि फैट जो है वो किसी इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मॉडर्न रिसर्च ये हमें कहती है कि अनसैचुरेटेड फैट्स एड इन वेट लॉस, रिड्यूस हार्ट डिजीजेस, लोअर ब्लड शुगर एंड इवन लोअर कोलेस्ट्रोल। ठीक है, मीन्स कि हम फैटी एसिड या फैट की क्वालिटी की बात करेंगे तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को लिंक किया जा रहा है या कोलेस्ट्रॉल को लिंक किया जा रहा है हेल्थ इश्यूज के साथ। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ना उसमें पॉजिटिव साइंस हैं। अगर आप वेट मैनेज करना चाहते हैं, आप हार्ट डिजीजेस को रिड्यूस करना चाहते हैं। इसके अलावा ब्रेन का प्रॉपर फंक्शन करना, उसके लिए फैट जो है वो बहुत जरूरी है। These fats can be found in olive oil, nuts and seafood। यानी ये गुड सोर्सेज हम कह सकते हैं फैट्स के, तो इनको जो है वो अलाउ करना चाहिए था खाने के लिए। इसके बाद एक और एलिगेशन लगाया गया कि इसमें जो पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन की गई है डिफरेंट फूड आइटम्स की, उसमें भी इंडस्ट्रीज का इन्फ्लुएंस नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, डेयरी ग्रुप के अंदर अगर दूध का जो डिब्बा है, टेट्रा पैक जो है, उसको साइज में बड़ा दिखाया गया है, तो प्रोमिनेंट करने का मकसद क्या था कि इंडिविजुअल्स दूर से ही देख के ये डिसाइड कर लें कि इसको हमने जरूर यूज करना है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज एक्यूज्ड दैट फूड कंपनीज हैव इन्फ्लुएंस्ड द यूएसडीए। ठीक है, यूएसडीए को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया into making the colored spots on the newly created food pyramid larger for their particular products। ठीक है, तो उनकी जो पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन थी
पिरामिड के अंदर उसको साइज में बड़ा दिखाना, मकसद ये था कि लोग इसको ज्यादा यूज करने के लिए इंक्लाइन हों। मिल्क सेक्शन हैज बीन क्लेम्ड टू बी द इजीएस्ट टू सी आउट ऑफ द 6 सेक्शंस ऑफ द पिरामिड। यानी बाकी सेक्शन इतना विजिबल नहीं नजर आते हैं जितना कि मिल्क सेक्शन नजर आ रहा है, यानी उसमें जो फूड आइटम्स शो की गई हैं वो कंपैरेटिवली बड़े साइज के अंदर उनको शो किया गया, और इससे इंडिविजुअल्स दे कैन बिलीव दैट मोर मिल्क शुड बी कंज्यूम्ड ऑन डेली बेसिस कंपेयर टू अदर ग्रुप्स। फर्दर द इंक्लूजन ऑफ milk as a group until itself implies that it is an essential part of a healthy diet, despite that many people who are lactose intolerant or choose to abstain from dairy, and a number of cultures that have historically consumed little if any dairy products. तो स्पेशली डेयरी के हवाले से जो है ना वो ज्यादा शिकायत पाई जाती है कि दूध को शो करना इसमें स्पेशली ये लगता है कि एक हेल्दी डाइट का हिस्सा हो सकता है, लेकिन स्पेशली वो लोग जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम है और स्पेशली वो कल्चर्स जहाँ पे डेयरी या डेयरी से बनी हुई प्रोडक्ट्स हैं वो लोग यूज नहीं करते, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन टाइप जो लोग हैं, तो उनके हिसाब से जो है ना ये चीज ठीक रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। These controversies promoted the creation of pyramids for specific audiences, particularly some vegetarian diet pyramids. तो इसके नतीजे में कंट्रोवर्सीज के बाद साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप की पिरामिड्स जो हैं वो प्रेजेंट की हैं, और इसमें कुछ आगे हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। ऐसी पिरामिड्स भी हैं जिनके पीछे हमें साइंटिफिक रिसर्च जो है ना वो नजर आती है, और उन पिरामिड्स को यूनिवर्सिटीज या आप कह सकते हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने प्रेजेंट किया है, ठीक है, तो वो ज्यादा साउंड फील होती हैं एज कंपेयर टू वो पिरामिड जो कि यूएसडीए ने जो है वो प्रेजेंट की हुई है। इसके अलावा कुछ पिरामिड्स ऐसी हैं कि जिनमें वेजिटेरियंस को सपोर्ट किया गया है, तो वेजिटेरियन डाइट्स जो हैं उनके हवाले से भी स्पेसिफिक पिरामिड्स जो हैं प्रेजेंट की गई हैं। वन बाय वन हम इन चीजों को अल्टरनेटिव्स का हम नाम देंगे। अभी तक हमने जो डिस्कस किया आपके साथ दीज आर फूड गाइड पिरामिड कंट्रोवर्सीज। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दीज आर बेसिकली अल्टरनेटिव्स। देखें जब आप किसी चीज को क्रिटिसाइज करते हैं ना तो फिर उसका हल भी देना होता है। सिंपल किसी चीज को बुरा कहना वो मीनिंगफुल नहीं है जितना कि आप उसका फिर अच्छा एस्पेक्ट भी लेके आए। तो इसमें एक पिरामिड हमें मिलती है जिसका नाम है हेल्दी ईटिंग पिरामिड। दिस हेल्दी ईटिंग पिरामिड वाज प्रेजेंटेड बाय हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। हार्वर्ड जो है ना वो कह लें कि इंस्टीट्यूशन जो है वो ग्लोबली हेल्थ और न्यूट्रिशन के अंदर इसका बड़ा नाम है। तो हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ they proposed healthy eating pyramid which includes calcium and multivitamin supplements as well as moderate amount of alcohol as an alternative to food guide pyramid। तो स्पेशली देखा गया है कि इसमें अगर हम डाइट्स या उसमें कुछ पिक एंड चूज करते हैं तो फिर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज होने के चांसेस हैं, तो स्पेशली कैल्शियम और विटामिन्स को बॉडी में हासिल करने के लिए सप्लीमेंटेशन की बात की गई है। Many observers believe that Harvard pyramid follows the results of nutritional studies published in scientific journals more closely. This is basically the pyramid which they have presented। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं, अब आप भी थोड़ा सा रिकॉल करें, जो यूएसडी की पिरामिड थी तो उसकी बेस में क्या था, सीरियल्स थे, और इसकी बेस पे हमें क्या नजर आ रहा है, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, ठीक है, डेली एक्सरसाइज एंड वेट कंट्रोल, वी शुड ट्रैक आवर वेट, ठीक है, और ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, और इसके अलावा ये जो सैलड टाइप चीजें इनको या प्लांट बेस्ड चीजें जो है इनको ज्यादा यूटिलाइज करना। जबकि इसके बाद सेकंड नंबर पे जिनको वेटेज दिया गया है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, होल ग्रेन्स और हेल्दी फैट्स। देखें अब फैट्स की बात नहीं की जा रही बल्कि हेल्दी फैट्स की बात हो रही है, और ये वही फैट है जिसको यहाँ पे एपिक्स में जगह दी गई थी।
अब यहाँ देखें रिवर्स हो गया, जो चीज यहाँ कम यूटिलाइज करने का कहा गया था उसको प्रोमिनेंट स्पेस मिल गई है। इट कैन बी अ हार्ट ऑफ दिस पिरामिड। और जो चीज यहाँ पे बेस में कहा गया था ना जिसको ज्यादा यूज करें, वो आपको यहाँ पे नजर आएंगी। ठीक है, जैसे रेड मीट एंड बटर, रिफाइंड ग्रेन्स, ठीक है, व्हाइट फ्लावर से बनी हुई चीजें जितनी भी हैं, व्हाइट राइस है, ब्रेड है, पास्ता, पोटैटोस, शुगरी ड्रिंक्स, स्वीट्स, साल्ट्स, ये सारी चीजें इनको कहा गया कि यूज स्पेरिंगली। इसके बाद यहाँ पे हम देखें तो इसमें उन्होंने प्रोटीन के अंदर डिफ्रेंसिएशन किया है, यानी एक प्लांट सोर्सेज प्रोटीन्स हैं और दूसरी तरफ आपको एनिमल सोर्सेज मिलते हैं प्रोटीन के, इन द फॉर्म ऑफ फिश, पोल्ट्री, एग्स। इसके बाद जो डेयरी ग्रुप था उसमें रिकमेंडेशन क्या, 1 to 2 सर्विंग अ डे और विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स। तो बेसिकली दूध जो है ना वो फेमस है कि इसके अंदर कैल्शियम और विटामिन मिलता है, फैट सॉल्युबल विटामिन स्पेशली मिलते हैं। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन क्या है कि सर्विंग कम कर दें इसकी, क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा पीने से कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैटी एसिड का इनटेक जो है वो बढ़ जाता है और अल्टीमेटली हार्ट रिलेटेड डिजीजेस होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, या एटलीस्ट ओबेसिटी और वेट, ओवरवेट इंडिविजुअल्स जो उनका नंबर सोसाइटी में बढ़ जाता है। तो उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है कि कुछ हद तक जो है ना वो साथ विटामिन और मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल सप्लीमेंट्स जो है उनको यूज किया जाए। ठीक है, हेल्दी ऑयल्स की बात कर रहा था तो इसमें कौन से आते हैं, अभी ऑलिव आ जाता है, किनोला, सोया, कॉर्न, सनफ्लावर, पीनट एंड अदर वेजिटेबल्स ऑयल, ट्रांस फ्री मार्जरीन। ठीक है, मार्जरीन जो है वो जब इसको प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम एडिबल ऑयल्स, आर्टिफिशियल बटर आप उसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें ट्रांस फैट्स बनने के चांसेस होते हैं। तो इसको कहा गया कि ट्रांस फ्री मार्जरीन जो है वो यूटिलाइज करें। होल ग्रेन्स की बात की गई है, फाइबर वाला पोर्शन जो कहा गया जिसको यूज इंटेक्ट रहने दें, ब्राउन राइस की फॉर्म में, होल व्हीट पास्ता, ओट एटसेट्रा, दीज आर हेल्दी, वेयर एज द वेरिएंट्स इन रिफाइंड फॉर्म दे आर अनहेल्दी। सिमिलरली daily multivitamin plus extra vitamin D has been suggested for most of the people. अल्कोहल भाई सोशल ड्रिंक है वेस्टर्न सोसाइटी का, और इसके बारे में हमें कंट्रोवर्सीज जो है वो कंट्रोवर्शियल टाइप की स्टडीज मिलती हैं, इसके हक में भी मिलती हैं, इसकी अपोजिशन में भी मिलती हैं। और बीइंग मुस्लिम हम इस पे ज्यादा कमेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन एज अ साइंटिस्ट जो है ना इनका जो वरियन है कि इट शुड बी इन मॉडरेशन। तो अभी हमने एक अल्टरनेट की बात की है जिसको हमने हेल्दी ईटिंग पिरामिड का नाम दिया है, और इसको हार्वर्ड स्कूल जो है पब्लिक हेल्थ का उसने प्रेजेंट किया था। अब एक और अल्टरनेट हमें मिलता है जिसको रे एंड टेरी अ शॉर्ट गाइड टू अ लॉन्ग लाइफ का नाम दिया गया। बेसिकली इन लोगों ने रे और टेरी जो है वो कह लें कि मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है, फैंटास्टिक वॉयज, लिव लॉन्ग एनफ टू लिव फॉरएवर, published in 2004. Guidelines provided in the Harvard pyramid fail to distinguish between healthy and unhealthy oils. इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इन्होंने जो हार्वर्ड स्कूल की पिरामिड थी उसके अंदर भी नुक्स निकाल दिया है। इनका कहना ये है कि इसमें जो ऑयल का जिक्र किया गया है इनमें क्लियर नहीं बताया गया कि कौन से हेल्दी हैं और कौन से अनहेल्दी हैं। इसके अलावा होल ग्रेन की बात की गई है, so whole grain foods are given more priority than vegetables, which should not be the case, as vegetables have a lower glycemic load. अब एक और टर्म हमें सुनने को मिल गई है, ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है? So this is basically an index indicating the amount of carbohydrates present in a specified serving of a particular food, and it is calculated by multiplying the food glycemic index by its carbohydrate content in grams and then divided by the 100. तो सिंपली अगर हम चावल खाते हैं एक सर्विंग, 1 सर्विंग ऑफ राइस, और एक बंदा जब 1 सर्विंग ऑफ चपाती लेता है और एक बंदा 1 सर्विंग ऑफ शुगर ले लेता है, तो अल्टीमेटली तीनों जो है ना वो डिफरेंट
तरीके से जो है वो बॉडी में बिहेव करेंगे। तीनों के अंदर जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट जो है वो डिफर करता है। ठीक है, तो किसी फूड की एक सर्विंग के अंदर कितना लेवल है कार्बोहाइड्रेट्स का, उसको हम ग्लाइसेमिक लोड का नाम देंगे। अभी एक तो और डेफिनेशन आएगी, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो इसी तरह ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स क्या होता है, इन चीजों पे भी हम एक दो स्लाइड के बाद जो है वो डिबेट करेंगे। तीसरी ऑब्जर्वेशन इनकी ये थी कि फिश शुड बी गिवन अ हायर प्रायोरिटी ड्यू टू इट्स हाई ओमेगा कंटेंट देन दैट ऑफ हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, विच कैन बी एक्सक्लूडेड। तो इनके ख्याल में ये है कि इन्होंने फिश और फिश की जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। स्टिल इनका ज्यादा फोकस जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर है, हालांकि इनको इसमें से एक्सक्लूड कर देना चाहिए। तो अल्टरनेटिव जो है इसमें देखा जाए तो ऑथर्स पास्टुलेट अ न्यू फूड pyramid emphasizing लो ग्लाइसेमिक लोड वेजिटेबल्स। इसमें उन्होंने ज्यादा किस चीज पे एम्फिसाइज किया है कि वेजिटेबल ज्यादा खाएं, और स्पेशली वो वेजिटेबल जिनका ग्लाइसेमिक लोड या कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है वो कम से कम हो, हेल्दी फैट्स हों भाई। और हेल्दी फैट्स को इन्होंने आगे एलेबोरेट भी कर दिया है कि दे कैन बी एवोकेडोस, नट्स, सीड्स, लीन एनिमल प्रोटीन होनी चाहिए। ठीक है, फिश एंड एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल कौन सा होता है कि जिसमें ऑलिव्स, फ्रेशली हार्वेस्टेड ऑलिव्स जो हैं उनको बगैर किसी फर्दर प्रोसेसिंग के उनको एक्सपेल करके या एक्सट्रैक्ट करके उसमें से ऑयल को निकाल लिया जाता है। तो इसमें कोई प्रोसेसिंग टेक्निक इन्वॉल्व नहीं होती, लाइक स्टीमिंग नहीं की जाती, ठीक है, कंडीशनिंग नहीं की जाती जिससे ऑयल की क्वांटिटी बढ़ने के चांसेस होते हैं, बल्कि रॉ फार्म में ऑलिव से प्योर फार्म में जो है ना वो ऑयल को जो है वो ड्रॉ किया जाता है। तो ये सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स रिच जो है वो समझा जाता है। अब इनकी पिरामिड देखते हैं। अभी इसकी बेस में फ्रूट्स और वेजिटेबल शामिल हैं जो कि अभी तक हमने नहीं देखे थे। ठीक है, इसकी बेस में हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पहले नंबर पे आते हैं, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जब इसने बात की है तो ये कह रहा है कि ऐसे यूज करें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, फिर इसमें न्यूट्रिशनल ऑयल्स की बात की गई है, नट्स एंड सीड्स को जगह दी गई है, और लो ग्लाइसेमिक होल ग्रेन्स। यानी एक चीज तो कॉमन है कि इसमें भी जो सीरियल्स हैं, स्पेशली जो रिफाइंड सीरियल्स हैं, उनको इन्होंने टॉप के ऊपर रखा है, जिस तरह हार्वर्ड स्कूल ने भी ये बात की हुई थी, लेकिन लो ग्लाइसेमिक होल ग्रेन्स की ये बात कर रहे हैं। तो वहां हम देखें तो उन्होंने होल ग्रेन्स को बेस में रखा हुआ था और फाइन जो ग्रेन्स थे उनको टॉप पे रखा हुआ था। इन्होंने कहा कि भाई होल भी अगर आपने खाने हैं तो स्टिल उसमें आप एक तो इनको कम खाएं, और दूसरा ऐसे चूज करें कि जो होल ग्रेन इन नेचर हो। फिजिकल एक्टिविटी इसमें भी एम्फिसाइज किया गया है, और इसके साथ साथ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को भी सजेस्ट किया गया है। तो अब हम दोनों का एक डिफरेंस आपके साथ शेयर करेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स रैंक्स कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड्स बेस्ड ऑन देयर इमीडिएट ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स। यानी किसी चीज की एक सर्विंग जब आप खाएंगे तो वो आपके ब्लड के अंदर जाके शुगर का लेवल कितना राइज करेगी, ठीक है, उसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। और इसमें प्योर जो सब्सटेंस यूज की गई है या स्टैंडर्ड जो यूज किया गया वो ग्लूकोज है, कि ग्लूकोज के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स आता है उसको एज अ स्टैंडर्ड लिया जाता है, और बाकी फूड जब आप खाएंगे तो उसके मुकाबले में वो जितना हाई या लोअर साइड पे आता है उसको हम उसी हिसाब से रैंकिंग कर देंगे। जबकि ग्लाइसेमिक लोड जो है इट हेल्प्स anticipate a blood glucose response to a specific amount of a specific type of carbohydrate, जो कि बेसिकली जो फूड हम खाने जा रहे हैं उसके अंदर किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है ये भी मैटर करेगा। तो ग्लाइसेमिक लोड के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स अगर ज्यादा है तो ये फौरन जो है ना लोड, इसको हम कह सकते हैं कि इनका ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा है, और ऐसी चीजें खाने से ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा होने के चांसेस हैं।
जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इट मेजर्स कार्बोहाइड्रेट्स क्वालिटी, whereas glycemic load measures carbohydrate quality or quantity of the food। तो इसमें दोनों मैटर कर रहे होंगे कि आप खा कितना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सर्विंग की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मैटर करेगा कि आप कितनी क्वांटिटी यूज कर रहे हैं उस चीज की और उसकी क्वालिटी कैसी है। इसमें 3 कैटेगरीज में फूड को स्प्लिट किया गया है। लो ग्लाइसेमिक फूड है जिनकी लेस देन 55 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मीडियम में 69 तक चली जाती हैं, और 70 से ऊपर जिनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। इसी तरह जब हम ग्लाइसेमिक लोड की बात करेंगे तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हैं इनका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो लेस देन या इक्वल टू 10 होता है, और हाई का जो है वो मोर देन 20 होता है, ठीक है। तो ये 100 तक स्केल जा रहा है, और इसमें आप देखेंगे कि ये 20-30 की रेंज के अंदर जो है वो स्केल एग्जिस्ट करता है। जी, तो ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स अ मेजर ऑफ इम्पैक्ट ऑफ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स ऑन ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज अ रैंकिंग सिस्टम फॉर इंडिविजुअल कार्बोहाइड्रेट rich foods, and third one is glycemic load, a ranking system for all glycemic foods consumed in the diet। लोड बाई ओवरऑल की बात करेंगे कि जितनी भी हमने फूड्स खाई हैं उनका ग्लाइसेमिक इम्पैक्ट जो है वो हमें कितना नजर आता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट वही चीजें आपको दोबारा मिल रही हैं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 एंड अबव, जबकि हाई ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 20 एंड अबव। ये बाकी चीजें मैं आपके साथ पहले जो है वो शेयर कर चुका हूँ। अगेन इसमें आपको वही चीजें नजर आएंगी लेकिन साथ मैसेजेस भी हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मोर देन 70 जिसको हम हाई जीआई भी बोलते हैं, इट अफेक्ट्स एज अ रैपिड इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल्स। ऐसी फूड्स खाने से शुगर लेवल जो ब्लड के अंदर है वो बड़ा तेजी से राइज करेगा, जबकि मीडियम जो है वो मीडियम लेवल में इंक्रीज करेंगी, और लो इंडेक्स वाली जो है वो स्लो इंक्रीज करेंगी इन ब्लड शुगर लेवल्स। इसमें आप देख लीजिएगा जो चीज आप समझते हैं तो वहां पे जिसका जिक्र नहीं था वो यहाँ पे स्पेशली एक तो इसमें आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना वो मिल रहा है। फॉर एग्जांपल एप्पल जो है इसका 38 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, और बनाना जो है वो 46 है, चेरीज 22। तो अब आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ तक वैल्यू हो तो उसको हम लो कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये लो वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। जी, ये एक और चार्ट मैंने यहाँ पे शो किया है। लो ग्लाइसेमिक 50 और बिलो एंड हाई ग्लाइसेमिक 70 प्लस। अमंग दी स्नैक्स अगर हम देखें तो ये आपको डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे मिल रही हैं। स्पेशली जेली के बारे में हम जानते हैं, चॉकलेट के बारे में जानते हैं, जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, केक, पॉपकॉर्न, एनर्जी बार, सोडा। अब सोडा देखें 72 इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में आती है जिसकी वैल्यू जो है वो 70 प्लस हो। इसी तरह डोनट्स। तो ये फास्ट फूड की आइटम जो है ना आपको स्पेशली जो रिच इन शुगर या रिच इन फैट जो चीजें हैं, प्रोसेस फूड जो है, जो फास्ट फूड जिनको हम ब्रॉडली बोल देते हैं, ये आपको इस कैटेगरी में नजर आएंगी। इसी तरह स्टार्च वाली फूड्स को अगर आप देखें तो इसमें भी जो रिफाइंड फूड से चीजें बनती हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ज्यादा है। जैसे व्हीट ब्रेड, ब्रेड जो है वो मैदे से बनती है, वाइट फ्लावर से, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हाई साइड पे एग्जिस्ट करता है। इसी ब्रेड के अंदर अगर आप ब्रांड शामिल कर लेंगे तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लोअर साइड पे आ जाएगा। वेजिटेबल्स, इसमें जितना जिसके अंदर डाइटरी फाइबर कंटेंट है उसी हिसाब से आपको ये चीजें बेहतर फॉर्म में नजर आएंगी। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वेजिटेबल्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो इतना हाई नहीं होता। सेम इज द केस विद द फ्रूट्स, और इसमें एक्सेप्ट ये डेट्स और वाटरमेलन। वाटरमेलन भी जब आप खाते हैं ना उसमें भी फर्मेंटेबल शुगर जो है वो रेडिली अवेलेबल है। पाइन एप्पल है, और डेट्स का देखें इवन वैल्यू जो है इन्होंने
103 लिखी हुई है, एक्चुअली ये 100 ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। डेयरी प्रोडक्ट्स में ऑलमोस्ट सारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो लो और मीडियम की कैटेगरी में फॉल करती हैं। जैसे आइसक्रीम है, इसमें ज़ाहिर है जिन चीज़ों में शुगर जो है वो ऐड होती जा रही है, प्योर फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं, वहां पे आपको इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हायर साइड पे नजर आएगा। तो ये भी उसी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे आप साथ शेयर किया गया, जिसमें आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड जो है वो दोनों को साथ साथ जो है वो देख सकते हैं। तो ग्रेप फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो है एज कंपेयर टू ये ब्लूबेरीज हैं या मैंगो। मैंगो देखें भी पाकिस्तानी फ्रूट है, स्पेशली जो समर सीजन में हम इसको यूज करते हैं, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना वो मीडियम कैटेगरी में फॉल करता है। अब 70 to 100 में कौन सी चीजें आती हैं, ये यहाँ पे लिखी गई हैं। इसी तरह मीडियम कैटेगरी और ये ज्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है ना वो आपको लो कैटेगरी के अंदर नजर आएंगे। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ सीरियल्स, अमंग द सीरियल्स जब हम कंपेयर करें तो आपको इस तरह रैंकिंग इनकी मिलेगी। ठीक है, बार्ले, ब्रोकन व्हीट, होल व्हीट ब्रेड, बाजरा, ओट, व्हीट, और इसके साथ साथ ब्राउन राइस, बक व्हीट, इनका कंपैरेटिवली जो है ना वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। और इनके जो रिफाइंड वेरिएंट्स हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हाई है। जैसे वाइट राइस खाना या वाइट फ्लावर की रोटी खाना, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हाई है। नेट पे हमें ऑनलाइन भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं अभी, जहाँ पे आप फूड आइटम्स को लिख के उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड जो है वो दोनों सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ट्स भी अवेलेबल हैं जहाँ पे ये वैल्यूज जो है वो लिखी नजर आती हैं, और इसके साथ साथ जो है वो कैलकुलेटर्स या स्प्रेडशीट्स भी अवेलेबल हैं जो हमें हेल्प आउट करती हैं। तीसरा अल्टरनेट भाई जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, ये मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी ने इसको प्रेजेंट किया हुआ है। यूएसए की यूनिवर्सिटी है मिशिगन स्टेट की, और इन्होंने इसका नाम रखा है इंटीग्रेटेड मेडिसन हीलिंग फूड पायरामिड। इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटिव मेडिसन हीलिंग फूड पायरामिड। और इसमें एम्फिसिस किस चीज के ऊपर है, मोर प्लांट्स बेस्ड चॉइसेस, वैरायटी एंड बैलेंस, कि बैलेंस में चीजें लें, वैरायटी पे फोकस करें, और ज्यादा टिल्ट किस तरफ करें, प्लांट बेस्ड फूड्स की तरफ। इसके अलावा इसमें सीजनिंग्स, तो ये स्पाइसेस वगैरह, वाटर और हेल्दी फैट्स पे भी सेक्शन जो है वो शामिल किए गए। अब इस पायरामिड को अगर हम देखें तो यहाँ पे बेस में आपको पानी नजर आता है कि ज्यादा हाइड्रेशन करनी चाहिए। पहले नंबर पे आपकी चॉइस पानी ज्यादा पीना, दूसरे नंबर पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तीसरे पे ग्रेन्स, और फिर उसके बाद ग्रेन्स में भी आप देखें ना तो आपको ब्राउन राइस और इस तरह के मैसेजेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेग्यूम्स, तो ये अभी ये 3 से 4 ग्रुप्स जो आपको नीचे नजर आ रहे हैं ना, ये प्लांट सोर्सेज ही हैं बेसिकली। ठीक है, और प्लांट सोर्सेज में टाफू, सोया, ये सोया प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे आपको डेयरी की कोई प्रोडक्ट अभी नजर नहीं आ रही, दूध या दही या इस तरह की चीजें। इसके बाद हेल्दी फैट्स की बात हो रही है, यूज ऑफ स्पाइसेस, सीजनिंग्स, यानी अनियन, गार्लिक, जिंजर, जिनको आजकल हम फंक्शनल फूड कहते हैं, इनके इस्तेमाल पे जोर दिया जा रहा है। और यहाँ तक जो चीजें ना आपको डेली नजर आ रही हैं, इनको डेली यूज करना चाहिए। इसके बाद वीकली बेस पे सजेस्ट किया गया कि फिश और सी फूड्स पे फोकस करें, और लीन मीट जो है ना वो आप ले सकते हैं, इसमें चर्बी जो है वो विजिबल फॉर्म में नजर ना आए। और ऑप्शनल में अगर हम देखें तो यहाँ पे अकम्पलिशमेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप के सोशल ड्रिंक्स हैं, उनका जिक्र आपको मिलेगा। जी, तो नेक्स्ट भाई फोर्थ वन ऑप्शन जो है उसको हम डॉक्टर वेल्स एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड गाइड भी कहते हैं। अब बॉडी में इन्फ्लेमेशन एग्जिस्ट करती है, जब भी हमें इन्फेक्शन होता है या किसी चीज का अटैक होता है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होती है। इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर दैट chronic inflammation is the root cause of many serious illnesses।
स्पेशली हार्ट डिजीजेस, मैनी टाइप्स ऑफ कैंसर्स एंड अल्जाइमर डिजीज। तो जिन लोगों को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम रहता है उनमें इस तरह के इश्यूज होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हैं। अब ये इन्फ्लेमेशन क्या होती है? वी ऑल नो इन्फ्लेमेशन ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी एज लोकल रेडनेस, हीट, स्वेलिंग एंड पेन। तो बाज जगह आप किसी ऑर्गन पे आपको या बॉडी के फिजिकल फॉर्म में कहीं पे रेडनेस नजर आ जाए या स्वेलिंग हो जाए या पेन फील करें, तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब ये क्यों होती है? इट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द बॉडीज हीलिंग रिस्पॉन्स, bringing more nourishment and more immunity to the site of injury or infection। तो बेसिकली कहता है कि ये बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, डिफेंस होता है, और वहां पे ज्यादा जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स को टिल्ट किया जाता है और इम्यूनिटी वाली चीजों को शिफ्ट किया जाता है ताकि जो साइट ऑफ इंजरी या इन्फेक्शन है उसको रिकवर किया जा सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बाज दफा इन्फ्लेमेशन हो जाए तो भूल जाती है कि भाई मैंने खत्म भी होना है। व्हेन इन्फ्लेमेशन परसिस्ट और सर्व्स नो पर्पस, इट डैमेजेस द बॉडी एंड काजेस इलनेसेस। तो मसला कब है कि जब हो गई है तो ज्यादा अरसे तक रह रही है, या इन्फ्लेमेशन है लेकिन उसकी कोई खास रीजन नहीं है, तो फिर ये बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। अब इसमें कुछ फैक्टर्स जो है ना वो रोल प्ले करते हैं, जैसे स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, यानी कुदरती तौर पे कुछ लोगों में ज्यादा होने के चांसेस हैं, एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स कैन कंट्रीब्यूट सच टाइप ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, बट डाइटरी चॉइसेस प्ले अ बिग रोल एज वेल। जब हमें पता चल गया भाई कुछ फूड आइटम्स ऐसी हैं कि जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, उनको अगर हम सिलेक्ट कर लें और फूड को इस तरीके से तैयार करें कि कम से कम जो है ना वो इन्फ्लेमेशन वाले एलिमेंट्स जो है ना वो उनके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हों, और जो चीज़ें बॉडी में एग्जिस्ट कर रही हैं उनको वो ख़त्म करने में हमें हेल्प आउट कर सकें। ठीक है, तो साइंटिफिक बेस पे जो है ना वो सजेस्ट किया जाता है कि डाइट ऐसी होनी चाहिए कि जो एनर्जी भी प्रोवाइड करे और एम्पल क्वांटिटी में विटामिन्स, मिनरल्स, एसेंशियल फैटी एसिड, डाइटरी फाइबर और प्रोटेक्टिव फाइटोकेमिकल्स भी प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे आप फूड आइटम जो देखेंगे वो इस तरीके से लिखी गई हैं जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस जो हैं वो ज्यादा पाई जाती हैं। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, पास्ता, बीन्स, हेल्दी फैट्स, ऑलमोस्ट वही ग्रुप्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें इवन हेल्दी स्वीट्स की बात की गई है, सच एज प्लेन डार्क चॉकलेट। ठीक है, और लेकिन इनको भी सजेस्ट किया गया कि मॉडरेशन के अंदर रहते हुए यूटिलाइज करना चाहिए।